जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी एसडीएम श्रेष्ठ खेमा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने सीआरपीसी की धारा 107-16 की जो कार्रवाई होती है, जो निवारक निरोधक की कार्रवाई होती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी बात है, समाज में शांति बनाए रखने की जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो पावर है, उसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूंगा। अब बात करें अपन कि क्राइम या अपराध होने के बाद जो कार्रवाई की जाती है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, वो भी जो परिशांति भंग होने वाले व्यक्ति को जमानती मुचलके पर पाबंद करते हैं। लेकिन साथ साथ में ऐसी और पावर है जो ये चाहती है कि वो अपराध हो ही नहीं। जब ये चाहा जाता है कि अपराध ना हो, परिशांति भंग ना हो, कि कोई व्यक्ति ऐसा रॉन्गफुल एक्ट ना करे जिसके द्वारा समाज की शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था भंग हो सके, उसको रोकने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी का अध्याय 8 में धारा 107 से लेकर 122 के बीच में पावर दी गई है, शक्तियां दी गई है, जिसके माध्यम में वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने जुरिडिक्शन में शांति व्यवस्था को कायम कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूं सीआरपीसी की धारा 107-16 की। अब इसमें क्या होता है कि उस व्यक्तियों को या उन अपराधियों को या किन्हीं व्यक्तियों को अपराध होने से पहले ही उनको डिटेन कर देना, उनको रोक देना, ये सीआरपीसी की 107-16 की मुख्य बात। इस दौर में हर कोई छोटा बड़ा अपराध करता है और जो पकड़ा गया वो गुनहगार है, जो नहीं पकड़ा गया वो शरीफ है। तो हम तो चाहते हैं समाज के सारे लोग शरीफ हैं, गुनहगार ना हो, मतलब अपराध ना हो। उस चीज के लिए सीआरपीसी की अध्याय 8 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो पावर दी उसका बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। मतलब हम आसपास की जिंदगी निजी लाइफ में ये देखते हैं या पब्लिक लाइफ में देखते हैं, किसी व्यक्तियों को पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नोटिस मिलता है, उनको किसी क्राइम होने के या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया जाता है, परिशांति भंग करने से पहले उसको रोका जाता है, तो उसके लिए 107-16 की कार्रवाई की जाती है। मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसके पास मेरे जितने भी नोटिफिकेशन जितना जल्दी आ सके उसके लिए वो व्यक्ति मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थम्स अप और कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपकी बात, आपके आंसर, आपके सवालों का जवाब आपको तत्काल रूप से दे सकें। तो 7 की कार्रवाई, ये जो 7 की कार्रवाई का मतलब, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये सूचना प्राप्त हो, यह इत्तिला प्राप्त हो, यह जानकारी प्राप्त हो कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग कर सकता है, लोक प्रशांति को भंग कर सकता है, या ऐसा कोई सदोष कार्य रॉन्गफुल एक्ट कर सकता जो नियमों के विरुद्ध है, जो किसी और व्यक्ति को परेशानी में डाल सकता है, तो ऐसे कार्य होने के बाद अगर परिशांति भंग हो सकती है या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो सकती है, तो उन व्यक्तियों को परिशांति भंग होने से रोकने के लिए या निवारक करने के लिए जमानती मुचलके पर मैक्सिमम 1 साल के लिए पाबंद करने की कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से की जाती है। सामने सबसे बड़ी बात है इत्तिला। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना कहां से प्राप्त होती है? अगर मैं उसके बारे में जिक्र करूं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अगर सूचना उसके स्वयं के द्वारा प्राप्त होती है, उसने खुद ने देखा कि वहां ऐसी संभावना हो सकती है कि वहां के लोग ये शांति भंग कर सकते हैं, तो वो दूसरा पुलिस थाना या पुलिस अधिकारियों के माध्यम से इस तरह से आपकी कोर्ट में पेश होता है, जिसमें ये लिखा जाता है अमुक व्यक्ति शायद और गैर शायद ये शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं, तो उनके साथ अपना इस्तगासा के साथ शिकायत, शपथ पत्र और गवाहों की जानकारी देकर उन गैर शायदानों को अधिक से अधिक मुचलका वो परिशांति भंग कर सकते हैं, तो शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पाबंद किया। या तीसरी, आपके कोर्ट में कोई शिकायत प्राप्त होती है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये संभावना हो सकती है कि इस शिकायत के माध्यम से उन व्यक्तियों को पाबंद करना जरूरी है, तो भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसमें कार्रवाई कर सकता है। ऐसी कौन सी सूचना है जो शांति व्यवस्था भंग कर सकती है, जो सिविल कोर्ट जो सजा भी नहीं होती, तो उस कार्रवाई को मतलब होता कोई मारपीट का कार्रवाई हो गया,
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्तियों के बीच में जमीन का विवाद हो सकता है, संपत्ति के विवाद हो सकता है, फसलों का विवाद हो सकता है, पारिवारिक क्लेश और कलह का मामला हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बच्चों की आपसी लड़ाई की वजह से दो परिवार के बीच में लड़ाई हो सकती है, या दो गुटों, दो विभिन्न वर्गों के बीच में अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई होगी तो बीच में जो तनाव की अवस्था होती है, उन तनाव की अवस्था जो आने वाले समय में समाज की शांति व्यवस्था को भंग कर सकती हैं और हमारे कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती हैं। तो उस कंडीशन में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये जानकारी हो जाए तो वो उन व्यक्तियों को या गैर साइलान, जिसको बोलते हैं गैर साइलान को, वो पाबंद कर। बड़ी बात है, इनको पाबंद करने की कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट करता है। ये एक प्रकार की निवारक कार्रवाई है जो अपराध होने से पहले ही रोक देता है कि भैया रुक जा, तू कर सकता है, चुप हो जा, बैठ जा, अपने घर में बैठ जा, अगर ये किया तो मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। मतलब क्राइम होने से पहले की रोकने की जो पावर है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दे रखी है। मतलब एक जादू की छड़ी, जिसको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, चुप चुप, रुको रुको रुको, उन सबको वो पाबंद कर सकती है। मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो शांति व्यवस्था को कायम रखने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को होती है। अब इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? जब आपको इत्तला मिल जाए, सूचना मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, तब उस चीज को रोकने के लिए आप कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए आपको सर्वप्रथम धारा 111 के तहत उन गैर साइलान को नोटिस जारी किया जाएगा। उस नोटिस में ये डिफाइन के उसमें मोटे मोटे समरी तौर पे लिखा जाएगा कि आपके विरुद्ध ये सूचना प्राप्त हुई है, आपके विरुद्ध इस प्रकार का आरोप तय किया गया है, आप अपना स्पष्टीकरण दें, अपने बचाव में कुछ साक्षी पेश करें, पेश हुए, अन्यथा आपके खिलाफ ये पाबंद की कार्रवाई की जाएगी, इतने समय की पाबंद की कार्रवाई की जाएगी और इतना मुचकला में आपको जमानती पेश करना पड़ेगा। ये उन 111 के नोटिस में ये डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि अभी हाल ही में जो आपका किसान आंदोलन का मुद्दा हुआ, तो उन किसान आंदोलन के लोगों को भी पाबंद करने के लिए कार्रवाई की जाती है। और साथ में सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं बताना भूल गया कि 107(16) की कार्रवाई में जो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, हुल्लड़ करने वाले होते हैं, बिना परमिशन किसी रैली और जुलूस को निकालने वाले लोग हैं, जिनसे द्वारा शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, उन व्यक्तियों को भी 107(16) में पाबंद किया जा सकता है। आप समझ गए? मतलब 111 के नोटिस में सारी चीज डिफाइन की जाती है। आप आइए, आपके विरुद्ध ये आरोप है, आप अगर लगता है कि आप अपना बचाव के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप अपना जमानती पेश किए, अन्यथा आपके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है, 111 का जो नोटिस आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो जारी होता है, उसकी तामील संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से कराई जाती है। अब आती बात, अगली बात कि 111 का नोटिस तामील हो गया और वो परिवादी या गैर साइलान उपस्थित हो गया। उपस्थित होने के बाद ये स्वीकार करता कि हाँ ये मैं क्राइम कर सकता हूं, ये मेरे साथ सही है, तो उसको उस जमानती मुचकले पर 6 महीने के लिए पाबंद किया जा सकता है और वो कार्रवाई आगे खत्म हो जाती है। मतलब उसको 6 महीने के लिए पाबंद कर दिया जाता। लेकिन अगर वो गैर साइलान पेश ना हो, उपस्थित ना हो, नोटिस तामील होने के बाद भी ना हो, तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी भी कार्रवाई की जाती। लेकिन एक्स पार्टी के साथ साथ तो ये अगर लगता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, उसको पेश नहीं किया, तो वो ऐसा कांड या कार्य कर सकता है जिसके द्वारा समाज की परिशांति भंग हो सकती है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक सम्मन या वारंट जारी करेगा, उसको उन व्यक्ति को पकड़ के लाए, मेरे सामने पेश करे। उस वारंट जो जारी किया जाता है वो धारा 113 में जारी किया जाता है, जिसमें यह डिफाइन किया जाता है कि आप पेश हो, अन्यथा आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अब उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब आपको पास गिरफ्तारी वारंट या समन जारी किया जाता है, उसमें धारा 114 ये कहती है कि उसके साथ साथ आपको 111 का नोटिस भी भेजा जाना अनिवार्य, ताकि उसको सूचित और अधिक पुनर्स्मरण प्राप्त हो जाए कि हम आपको किस मामले में आपको गिरफ्तार करने का प्रयास करें, किस मामले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट का जो कोड है आपको अपने समक्ष उपस्थित होने की बात कर रही है। जैसे ही वो गिरफ्तारी वारंट जारी होता है या फिर नोटिस तामील होता है, 111 का नोटिस तामील होता है, तो वो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपनी अनुपस्थिति में किसी प्लेडर, किसी वकील को अपॉइंट
कर सकता है। जैसे ही वो नोटिस या समन तामील होता है तो वह या तो वो खुद उपस्थित हो सकता है या अपने अनुपस्थित में किसी वकील या प्लेडर को उपस्थित कर सकता है। जैसे ही वो 111 के नोटिस तामील होने के पश्चात या समन या वारंट जारी होने के पश्चात जब पेश होता है तो सर्वप्रथम उसको समरी के बारे में बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये आरोप है, ये वर्किंग की जा रही है, आप अपना बच्चा में क्या देना चाहते हैं। अगर उपस्थित होने के पास गैर साइलन अगर प्रार्थना पत्र या आवेदन करता है कि मुझे जो आपके द्वारा जो आरोप तय किए जा रहे हैं कि मैं ये इस अवस्था में मैं परिशांति भंग कर सकता हूं, ऐसा कोई अवस्था नहीं है। मैं सीधा साधा इंसान हूं, शांति वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को भंग नहीं करूंगा। जो आपने जो आरोप लगाया है या शिकायत में जिस प्रकार के आरोप लगाए वो कतई गलत, कतई सही नहीं है, पूरी तरह से रॉन्ग है, मैं उसका डिनाई करता हूं और प्रार्थना पत्र पेश करता। जब ऐसी चीज आती है, जब अगर आवेदन में अगर वो पेश कर देता कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, तब दोनों के बीच में वापस जिसने शिकायत पेश की है या आपके द्वारा होती है या पुलिस थाने का इस प्रकार से पेश हुआ है उसके संबंध में जीरे की जाती है, गवाहों को पेश किया जाता है। साथ साथ में गैर साइलन भी अपने पक्ष में बचाव पक्ष में गवाह पेश करता है, जीरे होती है, बहस होती है और फिर आपका द्वारा डिसीजन होता है। अब डिसीजन में दो चीजें होती है। अगर आपको लगता है कि गैर साइलेंट को पाबंद करने या बचाव करने में असमर्थ रहा है और जिसने शिकायत पेश की, जिसने इस प्रकार से पेश किया वो सही है, तो उस व्यक्ति को या उस गैर साइलेंट को जमानती मुचकले पर पाबंद किया जा सकता है। और जो ये साथ साथ में जो जांच की जो कार्रवाई है कि जीरे होगी, बहस होगी, साक्ष्यवादी गवाह पेश करेंगे, वो सारी की सारी कार्रवाई 116 में की जाती है। जो एक प्रकार की समरी ट्रायल प्रक्रिया है जो ये कहती है कि जितना जल्दी उस कार्रवाई को कंप्लीट करें ताकि आपको लगे कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो उस व्यक्ति को पाबंद करें ताकि आपके समाज में जो शांति व्यवस्था है, लोक प्रशांति है, वो भंग ना हो सके। लेकिन अगर साथ साथ में लगता है कि वो लगता है कि जिसके विरुद्ध इस तरह का पेश हुआ या शिकायत पेश हुई है वो अपने बचाव में अपना समर्थन देता है और ऐसा कोई साबित नहीं होता है कि वो व्यक्ति ऐसा क्राइम कर सकता है, अपराध कर सकता है, उसके खिलाफ झूठी शिकायत हुई, तब धारा 118 के तहत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उस कार्रवाई को ड्रॉप कर सकता है। समझ में आया? 116 की जो कार्रवाई उस जांच प्रक्रिया है पूरी 107 में जिस व्यक्ति को पाबंद कर रहे हैं या जिसने शिकायत की उसकी सारे तथ्यों की जांच की जाती है। ये कार्यपालिक या तो खुद जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी को जांच के लिए दे सकता है या अपना अधीनस्थ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट यथा तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार को भी इस प्रक्रिया में शामिल कर सकता है, जिसको कह सकता है आप इसमें संबंध में जांच कर रिपोर्ट पेश करें ताकि यदि व्यक्ति को पाबंद करना जरूरी है तो पाबंद करें, अगर नहीं करना उसको कार्रवाई को ड्रॉप करें। व्यक्ति को पाबंद किया जाता है तो उसे जमानती मुचकले पर पाबंद किया जाता है, जमानती पेश किया जाता है। वो स्वीकार करता है कि मैं इतने इतने रुपए के जमानती मुचकले पर हूं और शपथ पत्र पेश करता है और जमानती पेश करता है जिसके माध्यम से उसको शांति व्यवस्था के भंग होने की अवस्था में उसको 1 साल तक पाबंद किया जाता है। मैक्सिमम साधारणतः कार्यपालिक मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए पाबंद किया जाता है। सबसे बड़ी बात है अगर 6 महीने के भीतर 116 की कार्रवाई कंप्लीट नहीं होती 716 की तो वो कार्रवाई ड्रॉप मानी जा सकती है कि वो कंप्लीट होगी। इसलिए साथ साथ में ये भी एक चीज सामने आती है कि आपको जो पाबंद होने की जो कार्रवाई है अवधि है, जिस दिन आप 117 के तहत अंतिम आदेश जारी किया जाता है कि आपको इतने इतने रुपए के जमानती मुचकले पर आपको पाबंद किया जाता है, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित बॉन्ड पर आपको पाबंद किया जाता है, उस तारीख से लेकर 6 महीने की अवधि के उस व्यक्ति को शांति भंग करने के आरोप में पाबंद किया जा सकता। अब सबसे बड़ी बात ये चीज आती है आपके सामने कि अगर कोई जमानती पेश करता है 16 में कार्रवाई के दौरान जमानती पेश करता है तो उस जमानत को स्वीकार या अस्वीकार करने की पावर विवेक अधिरान पावर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को है कि वो जमानती मुचकले में भी पाबंद कर सकता है और बिना जमानती मुचकले में भी उसको पाबंद कर सकता है। और सबसे अंतिम बात कि 116 की कार्रवाई हो गई, उसको 6 महीने के अवधि के लिए पाबंद कर चुके हैं। अगर उसके 6 महीने के पश्चात यदि गैर साइलेंट व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध कर दे,
या ऐसा कोई कार्य सदोष रॉन्गफुल एक्ट कर दें जिसके द्वारा शांति व्यवस्था भंग हो जाती है, तो उसको आगामी समय पीरियड तक उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन जेल भेजने से पहले आपको समरी प्रोसेस करना चाहिए, आपको सुनवाई का अवसर देना चाहिए, उस अवसर के पश्चात उसको जेल भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात है 107(16) की कार्रवाई की अपील सेशन कोर्ट में होती है और अपनी रिवीजन वहां से करवाया जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो पसंद आता तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में, राजस्व विभाग के संबंध में, प्रशासनिक कार्यवाही के संबंध में, जो सुशासन की, जो सरकार की जो अवधारणा है कि लोगों को जागरूक कैसे करें, उस संबंध में आपको वीडियो पेश कर सकूं। मैं आपका अपना साथी SDM सुरेश के